welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra and I am your geography teacher. Today's topic is Earth's structure. Geography में नया chapter start कर रहे हैं. ये units, this is the second unit and the topic is Earth's structure. In my previous video, I had already explained you the Jainism and Buddhism. Jainism and Buddhism के बहुत सारे topics जो हैं वो reduce हो गए हैं, but हम लोग पढ़ चुके थे. इसके बाद हम लोग को ये पता चला कि कोई दिक्कत नहीं है. इसमें जो हमारा जैनिज्म और बुद्धिज्म चैप्टर था उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वो इम्पोर्टेंट है, वही आना है. उसके अलावा जो कुछ था वो रिड्यूस है. तो हमने जब टेस्ट पेपर बनाया तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि हम उस टॉपिक से ज़्यादा कुछ नहीं दें. इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दे रही हूँ वीडियो के साथ ही. जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अर्थ एज अ प्लैनेट वो भी हमारा रिड्यूस हो चुका है सिलेबस से. आईसीएसई बोर्ड ने इस चैप्टर को भी खत्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है. तो हम लोग उस वाले चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ चुके थे और हमारे यूनिट टेस्ट सेकंड में भी वो चैप्टर आ रहा था अर्थ एज अ प्लैनेट, बट हमने उसकी जगह उसको हटा दिया है क्योंकि वो रिड्यूस हो चुका है. उसको आगे पढ़ने से कोई भी बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि वो हमारे बोर्ड से पूछा नहीं जाएगा. तो उसकी जगह मैंने चेंज करके चैप्टर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं. मैंने बुकलेट में भी आपको रोटेशन और रेवोल्यूशन के नोट्स भी दिए हैं. आप उस बुक के सारे क्वेश्चंस को, सारे नोट्स को थॉरली आप लर्न करिए. उसी से ही आपको जो हमारा यूनिट टेस्ट सेकंड का टेस्ट पेपर है उससे काफी कुछ आपको हेल्प भी मिलेगी. ये इन्फॉर्मेशन मैंने ग्रुप में भी काजल मैम के थ्रू डलवाई है कि अर्थ एज अ प्लैनेट की जगह हम रोटेशन और रेवोल्यूशन को यूनिट टेस्ट सेकंड में देंगे. तो प्लीज इसको ध्यान दें. ऐसा ना हो आप अर्थ एज अ प्लैनेट पढ़कर ही टेस्ट में बैठें और आपका टेस्ट जो है वो खराब हो जाए. तो बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए कि हमें यूनिट टेस्ट सेकंड में रोटेशन एंड रेवोल्यूशन को पढ़ना है, ना कि अर्थ एज अ प्लैनेट को. ओके, एंड नाउ टॉपिक पर आते हैं अर्थ स्ट्रक्चर. यहाँ पर आपको जैसा कि चैप्टर के नेम से समझ में आ रहा है अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. We all know the earth is the three realms. अर्थ के 3 realms होते हैं जो कि होते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. और लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को मिक्स करके ही हम क्या चीज बनाते हैं, बायोस्फीयर. आपने अक्सर सुना होगा, आप उसमें भी पढ़ते होंगे जो है अपने बायो में भी. तो दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर. बायोस्फीयर वहीं पर होता है जहां पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर होगा. तो जो ये 3 हैं रेल्म्स, ये हमारे अर्थ के 3 रेल्म्स हैं. इनमें से अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं तो ओशंस की क्या डिटेल्स हैं ये हमको बहुत सारे जो है टेक्नोलॉजी से पता चला है. हम ओशन के डेप्थ तक पहुंच गए हैं. इसी के साथ साथ अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में भी हम स्पेस के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू हम एटमॉस्फेरिक हर चीज को, वहाँ के टेम्परेचर को, वहाँ के प्रेशर को, वहाँ की डेंसिटी को, एटमॉस्फेयर की बात कर रही हूँ, तो हम लोग इजिली वहाँ के बारे में हमें नॉलेज हो गई है. बट अगर हम लिथोस्फीयर के बारे में बात करते हैं या हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में बात करते हैं, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज स्टिल रिमेन ऑफ मिस्ट्री. आज भी इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है या उसके बारे में जानना, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन, रियल कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द डेंसिटी या फिर व्हाट इज द जो है वो टेम्परेचर, ये सारी चीजें जो हैं ये आज भी मिस्ट्री बनी हुई है अमंग द जियोलॉजिस्ट. जितने भी जियोलॉजिस्टिक हैं उनके मन में आज भी वो इन सब चीजों के लिए जो है वो मतलब टेक्नोलॉजीज बहुत सारी आई हैं, बट अभी भी हम हर चीज का एक जो कहते नहीं है, एक हमने अंदाजा लगाया हुआ है. सो बिकॉज इट रिमेन्स अ मिस्ट्री ऑफ द ग्रेट जियोलॉजिस्ट. तो आज हम आपको कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ तक बताएंगे. जो भी जियोलॉजिस्ट ने निकाला, जो भी उन्होंने कि क्या वहाँ का जो है वो टेम्परेचर है, किस तरह का वहाँ पे प्रेशर है और किस तरह की वो डेंसिटी है अर्थ के अंदर. पहले तो हम ये आपको बता दें कि जब हम कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर, हालांकि स्ट्रक्चर्स को मैं बाद में एक जो है वो ब्रीफ में जो है डिक्टेट करूंगी, बट इन शॉर्ट ये जैसे हमारी अर्थ है तो हम इस अर्थ में हमारी लेयर्स होती हैं. लेयर्स इंटीरियर, जब हम जैसे जैसे अर्थ में अगर हम इंटीरियर पहुंचते जाते हैं तो अर्थ जो है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. 3 उसकी लेयर्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट. द फर्स्ट इज क्रस्ट,
जो कि अपर सरफेस लेयर होती है, जो देखिए हमारी ये लेयर दिख रही है, दिस इज क्रस्ट, मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक का जो हमारा ये पोर्शन है, ये जो हमारा है वो क्रस्ट का पोर्शन है। एंड द सेकेंड इज मैंटल, ये जो है अर्थ की सेकेंड जो है वो लेयर है जिसे हम मैंटल बोलते हैं। ये थोड़ी इसका जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा ज्यादा है, ये इतनी दूर तक, ये देखिए इस तरीके से पूरी अर्थ में ये हमारी मैंटल है। एंड द लास्ट कोर है, जो थर्ड है वो कोर है, बट कोर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक हमने आउटर कोर में और एक हमने इनर कोर में। तो जो आउटर कोर होता है उसमें और इनर कोर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो कि हम टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी के थ्रू जो है आपको क्लियर कर देंगे। तो ये थोड़ा सा एक रफ स्ट्रक्चर किस चीज का, अर्थ का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने आपको 3 लेयर्स बताई, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ओके, एंड नाउ अब आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ में। कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ में हमारा फर्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या टेम्परेचर है। जब भी हम वी गो बिलो द सरफेस, अगर हम सरफेस के बिलो में नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे कि अगर मैं फिर से क्लियर करूँगी, जब हम एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं तो आप कभी कभी देखिए, हम जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर लो होता जाता है, ठंड बढ़ती जाती है और टेम्परेचर लो होता है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर हम एग्जांपल दे रहे हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस एवरी 32 मीटर्स, अगर हम अर्थ में बिलो जाते हैं तो जब हम 32 मीटर्स नीचे जाते हैं तो 32 मीटर्स पर 1 सेकेंड सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। मतलब कि अगर हम इस लेवल पर हैं तो अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो जो है वो आई थिंक, मतलब मैं मान लीजिए कि 1000 सेंटीग्रेड है, तो अगर हम 32 मीटर्स नीचे जाएंगे तो वो 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, 1001 हो जाएगा। तो ये हमारा है कि 32 मीटर्स पे 1 सेंटीग्रेड हमारा जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। तो अब हम देखेंगे जब हम 48 किलोमीटर नीचे पहुंच जाते हैं, तब अगर हमारा जो टेम्परेचर होगा, मतलब कि जो उस अर्थ का उस जगह का जो टेम्परेचर होगा वो 1200 सेंटीग्रेड से 2000 सेंटीग्रेड तक होगा। मतलब 48 किलोमीटर बिलो जाने पर जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 1200 सेंटीग्रेड से लेके 2000 सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हो जाएगा। देन टेम्परेचर एट द कोर, और जब हम कोर में पहुंचते हैं 48 किलोमीटर का होता है कि जब हम जो है वो क्रस्ट और मैंटल को क्रॉस कर लेते हैं, बट जब हम कोर पे पहुंचते हैं तो जो हमारा कोर का पोर्शन होता है, टेम्परेचर एट कोर कैन बी कैलकुलेटेड टू बी मोर देन 4000। क्यों? क्योंकि वो और ज्यादा हम बिलो पहुंच रहे हैं। मैंने बार बार बोला, व्हेन वी गो बिलो द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, बट जब हम ऊपर आएंगे तो टेम्परेचर लो होता चला जाता है। सो जब हम कोर पे पहुंचते हैं, क्योंकि कोर जो होती है वो सबसे ज्यादा इनर लेयर होती है ऑफ द अर्थ, तो वहां पर टेम्परेचर 4000 तक पहुंच जाता है। किस अकॉर्डिंग? 1 सेंटीग्रेड एवरी 32 मीटर्स, हर 32 मीटर्स पर 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेम्परेचर। एंड द नेक्स्ट इज प्रेशर। अब देखिए प्रेशर, एटमॉस्फेरिक जो यूनिट होती है इक्वल्स टू प्रेशर। जो भी एक एटमॉस्फेरिक यूनिट हमने बनाई है प्रेशर को लेकर, तो वो इक्वल होती है प्रेशर की अबाउट 14.7, ये देखिए 14.7 LB पर स्क्वायर इंच। ये हमारी एक एटमॉस्फेरिक यूनिट है, ठीक है, कि इतना होना चाहिए। बट जब हम देखते हैं कि जब हम 2500 किलोमीटर नीचे की तरफ बिलो जाते हैं जो है वो अर्थ में, जब हम उसके हम उसका इंटीरियर स्ट्रक्चर देखें तो क्या हो जाती है, ये जो हमारी प्रेशर एटमॉस्फेरिक यूनिट है वो जो 14.7 होनी चाहिए वो 1 मिलियन हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब हम कोर पे पहुंचते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, कोर सबसे इनर लेयर है, तो वहां पर पहुंचते पहुंचते ये 3.1 मिलियन हो जाती है जस्ट इमेजिन। तो जो प्रेशर होता है वो कितनी तरीके से इंक्रीज हो जाता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज डेंसिटी। अब हम देखेंगे कि कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ का जो थर्ड पॉइंट डेंसिटी है, कि क्या अर्थ की डेंसिटी होती है उसकी हर एक लेयर में।
हर एक लेयर की डेंसिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। देखिए जैसे कि डेंसिटी द वेट पर यूनिट वॉल्यूम, अब जो देखिए एक पर यूनिट जो वॉल्यूम निकाला गया है वो है अर्थ की, वो 5.5 है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि एटमॉस्फेरिक यूनिट 14.7 है, ऐसे ही जो डेंसिटी है वो 5.5 है। ठीक है, अब हम सेल का मतलब होता है, सेल जो फर्स्ट लेयर होती है जिसे हम क्रस्ट भी बोलते हैं, सेल जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम दो को मिक्स करके बनती है। एस आई जो है वो ये क्लियर करते हैं सिलिका, और एल मींस एल्यूमिनियम, तो ये सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर सेल बनता है, और इनका जो इट हैज द डेंसिटी अबाउट 2.7, Cl has the density about 2.7, and the sima is the next layer, is called mantle, and the sima जो है Si मतलब सिलिका, and the Ma is magnesium. In the place of aluminium there is magnesium, and the density of sima has about 4.3. जब हम सीमा तक पहुंचते हैं तब हम देखते हैं कि जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, पहले 2.7 थी फिर 4.3, एंड नाउ जब हम निफे मींस कोट, जो कि आउटर और इनर कोट होता है, इनर लेयर होती है, जो कि बार बार बोल रही हूँ तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत जो है वो हॉट होती है, तो वहाँ पे जो निफे होती है जिसमें कि आयरन और निकल से मिलकर बनती है, इसमें आयरन और निकल दोनों होते हैं मेटल, और ये जो आयरन और निकल, तो जो इनकी जो निफे है, निफे हैज द डेंसिटी अबाउट 16, जस्ट इमेजिन 16 जो है वहाँ की डेंसिटी होती है। ओके, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। आज हमने आपको अर्थ के 3 एलिमेंट्स बताए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। फिर हम ये बताया कि किस तरीके से इंटीरियर अर्थ में जाना और अर्थ के इंटीरियर को समझना इज वेरी डिफिकल्ट, और इट इज ऑल्सो मिस्ट्री। एंड आज फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ था, जिसमें मैंने आपको अर्थ के टेम्परेचर, उसके प्रेशर और उसकी डेंसिटी के बारे में क्लियर किया। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, वो होगा अर्थ स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्रस्ट, मैंटल और कोर, ये जो तीनों अर्थ की लेयर्स हैं उनको जो है वो डीपली डिस्क्राइब करूंगी और ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Hello students, welcome to the online classes of SGOY. Students, today I am going to start the new chapter. This is chapter 9 of your book, and the chapter name is triangles. Okay, in this chapter we learn about the congruency in triangles. Okay, firstly students, as we know that a plane figure bounded with three lines is called a triangle. A plane figure bounded with 3 sides or 3 lines is called triangles. Here every triangle has 3 vertex and 3 sides. Here A, B and C are the vertex of the triangle, and AB, BC and AC, AB, BC and CA are the sides of the triangle. These are the sides, and A, B, C are the vertex. Okay. Now students, we all know that we can divide a triangle on the 2 bases. First is angle, second is side. Okay. For example, this is a triangle. As we know that these are the angles of a triangle and these are the sides of a triangle. Okay. Now in this chapter we learn about the congruency of a triangle. Firstly, what is congruency? What is congruency? Then students, if 2 triangles are said to be congruent if they are same size and same
shape. Okay. Okay, students. Two triangles. For example, these are two triangles. First is A, B, C. Second is P, Q, R. Okay. These are the two triangles. Then these two triangles are called congruent if one triangle is facing over the another triangle and they exactly coincident. Okay. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ट्रायंगल को दूसरे के ऊपर रखें वो उसको पूरी तरह से कवर कर लेगा तो हम क्या बोलेंगे ये ट्रायंगल्स इसके क्या है कॉन्ग्रुएंट है. ओके. दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. नाउ स्टूडेंट्स means if two triangles with the same shape and same size then they are called congruent triangle. Now we can prove the congruency of a triangle with the 5 condition. First, second, third, fourth and fifth. Okay. Now first, for example, a triangle ABC. This is another triangle PQR. Okay. If side AB is equal to side PQ and side AC is equal to side PR and side BC is equals to side QR, means AB is equals to PQ and AC is equals to PR and BC is equals to QR. Then we can say that triangle ABC congruent to triangle PQR. This is the symbol of congruency. Okay. Similarly, students, and here we observe the congruency SSS type. Okay. We can say that this is SSS test, side and side. Okay. Now in next let ABC and PQR. Okay. Here students, if one side is equals to second side and one side is equals to is the second one side of a triangle, another triangle, and this side is equals to QR and the angle included the both side. Okay. Take this angle. If you take this angle then the condition is wrong. Okay. Means AB is equals to PQ and BC is equals to QR and the angle included the side means angle ABC. Angle ABC is equals to angle PQR. PQR. Okay. Then here we can say that ABC congruent to triangle PQR by the property SAS, side angle side. Okay. If you take this angle then the condition will be wrong. Okay. Now the next property is this is a triangle ABC. This is another triangle PQR. Okay. Then students, if angle CAB is equals to angle RPQ, means angle CAB is equals to angle RPQ and angle ABC is equals to angle PQR. PQR and the side included these angle means AB is equals to PQ. Then we can say that ABC congruent to triangle PQR by the property. Here these are the two angles AS. Then the property is ASA, angle side angle. Okay. Now students,
is a triangle. This is another triangle PQR. Okay. Then students, if two angle and one side of a triangle is equal to two angle and one side of a triangle is equal to two angle and one side of the another triangle, then these triangles are called congruent. Okay, means angle A is equals to angle P, angle B is equals to angle Q, and side BC is equals to QR. Then triangle ABC congruent triangle PQR by the property angle side. Okay. Now in next, students, if here we write AB is equals to PQ and ABC is equals to PQR. Okay. Now then, this is our triangle ABC. This is another triangle PQR. Okay. If the hypotenuse and one side of a triangle is equal to the hypotenuse and the other side of a triangle, then these two triangles are called congruent. Here angle B is equals to angle Q, both are 90 degree, and side BC is equals to side QR, and hypotenuse AB of AC of triangle ABC is equals to hypotenuse PR of triangle PQR. Then we can say that ABC congruent to triangle PQR by the property RHS. Okay, right angle, H means hypotenuse and S yani side. Then students, these are the 5 properties. With the help of these 5 properties, we can prove any two triangles are the congruent. Okay, first is SSS means side of 3 sides of a triangle is equal to the 3 another side of the another triangle. Okay, then we can say that these two triangles are congruent by the property SSS. In next, the two side and one angle is equal to the two side and one angle of the another triangle, then we can say that these two triangles are congruent by the property side angle side. Means the angle is included by the both side. Okay, AB and AC. And in next, one angle, one side and next angle. If these are equal, then we can say that these two triangles are the congruence. Okay. Similarly here, right angle, hypotenuse and a side, okay, is equal to the right angle, hypotenuse and the side of the another triangle. Then we can say that these two triangles are congruent by the property RHS. Here, two angle and one side of a triangle is equal to the two angle and one side of the another triangle. Then we can say that these two triangles are the congruent by the property AAS. Now let's see how we use this property in questions. Now students, the first question is, which of the following pair of triangles are congruent? In each case, state the condition of congruency. Okay. Now solution. Let's see the solution of first question. In triangle ABC and DEF, firstly draw two triangles. First is A, B, C and second is D, E, F. Okay. Here given that ABC. Then how we solve these questions? Firstly write in triangle ABC
and D in triangle DEF. AB is equals to DE. AB is equals to DE. Second is BC is equals to EF. BC is equals to EF. And angle B is equals to angle E. Angle B is equals to angle E. Okay. Now students, here this is side, and this is angle. Then we can see that ABC are congruent to triangle DEF by the property SAS. Side, angle, side. Okay. These are the two sides, and angle included the two sides is B and E. Okay. Then students, these are the steps. Follow these all steps in all question. Okay. If we prove two triangles congruous, then follow these steps. First step, write the name of two triangles, and three steps, write the three conditions, and last step, which is fifth step, write the congruency. Okay. Now let's see the next. This is A. In B, firstly draw two triangle. This is the now B. Draw two triangle A, B, C and D, E, F. Okay. Here given that B and E are 90. Then draw another two triangle. Here B and E are 90 means a triangle A, B, C. This is a triangle D, E, F. These two angles are 90 degree. Okay. Now how we write in triangle A, B, C and triangle D, E, F. Okay. Angle B and E is equals to, which is 90 degree. B is equals to E, which is 90 degree. And AC is equals to DF. AC is equals to DF. And BC is equals to EF. Students, as we know that AC is the hypotenuse of a triangle and B and E are the right angle, then we can see that ABC congruous to DEF by the property RHS. Okay. Now in next, two triangle ABC. These are two triangle. First is ABC and this is DEF. Okay. Here the given that in triangle ABC and DEF, AB is equals to D. AB is equals to QR. This is triangle P, QPR, Q, P and R. Okay. Now AB is equals to QR, AB is equals to QR and angle B is equals to angle R, angle B is equals to angle R and C is equals to angle P. Okay. Means one side and two triangles. Then students, we can say that these two triangles are congruous by the property AAS. Means triangle ABC congruous to triangle DEF by the property AAS. Okay. Now students, the next question
draw the diagram. A triangle ABC. ABC. Here D is midpoint of BC. Means D is the midpoint of BC. And AD is produced up to E. Produce AD up to E. This point is E. And so that DE is equal to AD. DE is equals to AD. Now prove that triangle ABD and EC join EC are congruent. Okay. Then firstly take two triangles in ABD and in ECD. Okay. As we know that given that AD is equals to DE. AD is equals to DE. This is given. Okay. And students, D is the midpoint of BC. It means BD is equals to DC. If D is the midpoint of BC, it means BD is equals to DC. Okay. BD is equals to DC. This is also given. Okay. Now angle ADB is equals to angle CDE. Angle ADB is equals to angle CDE. These are the vertically opposite angle. As we know that if two lines are intersect, then these are the vertically opposite angle. Then here this is vertically opposite angles. Okay. Now we can see that ABC congruent to triangle ECD. Okay. By the property side angle side. Side angle side. Okay. Now in next prove that AB is equals to EC. AB is equals to EC. Students, here one condition, if we proved two triangles are congruent, then by CP/CTC we can say that the remaining parts of the triangle is equal to the remaining part of the another triangle. Then this is first part. Now second, we can say that AB is equals to EC by CPT. Okay, by CP/CTC. Okay, means corresponding part of corresponding triangles are congruent to each other. Next, then here corresponding part of congruent triangle are also congruent. Okay, if two triangles are congruent, then remaining parts are also equal to the another triangle. Okay. Now prove that AB is parallel to EC. Okay. In third, to prove AB parallel to EC. EC. Where is AB? This side is AB and this is AC. Okay, students. As we know that if this is AB, this is AC, if they are parallel, then AE is transversal. Okay, AE is transversal.
equal, then they are alternate angle. It means we can say that side AB parallel to EC. Okay, they are alternate angle. Then side AB, therefore side AB parallel to EC. Okay, students, if these are the two sides and this is a transversal, then we know that this angle is equal to this. These angles are the alternate angle. Here we use this property. Okay, now that's all for today. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 आईसीएसई बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण में अनेकार्थी शब्दों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आप सभी अपनी CW की कॉपी निकालकर अनेकार्थी शब्द मेरे साथ लिखें। बच्चों, पहला अनेकार्थी शब्द मैंने लिखा है, जो जीता ना जा सके। अनेक शब्द क्या लिखे? जो जीता ना जा सके, उसे बोलते हैं बच्चों अजेय। क्या बोलते हैं? अजेय। बच्चों, इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। अनेकार्थी शब्द को जो है अनेकार्थी शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला क्या अनेकार्थी शब्द मैंने लिखा है? जो जीता ना जा सके, उसे बोलते हैं अजेय। फिर जो कम ज्ञान रखता हो, दूसरा क्या है? जो कम ज्ञान रखता हो, उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। अगला है जो दिखाई ना दे। जो दिखाई ना दे उसे क्या बोलते हैं? अदृश्य। क्या बोलते हैं बच्चों? अदृश्य। अदृश्य। फिर इसके बाद जो समय बीत चुका हो, जो समय बीत चुका हो, उसे बोलते हैं अतीत। अगला है जो खाने योग्य ना हो। शब्द समूह क्या है? जो खाने योग्य ना हो, उसे बोलते हैं अखाद्य। अखाद्य। इसके बाद बच्चों दिया है जो कुछ नहीं जानता हो। जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ भी ना जानता हो, इस शब्द समूह के लिए बच्चों एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? जो कुछ ना नहीं जानता हो, उसे बोलते हैं अज्ञ। अगला दिया है जिसका मूल्य ना आंका जा सके। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, उसे बोलते हैं अमूल्य। फिर बच्चों क्या दिया हुआ है? जिसका कभी जन्म ना हो। जिसका कभी जन्म ना हो, उसे बोलते हैं अजन्मा। अजन्मा। इसके बाद बच्चों दिया है जिसे कहा ना जा सके। जिसे कहा ना जा सके, उसे बोलते हैं अकथनीय। क्या बोलते हैं? अकथनीय। इसके बाद बच्चों 10वां शब्द समूह लिखा हुआ है, बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करने वाला। 10वां शब्द समूह क्या दिया हुआ है बच्चों? बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करने वाला कहलाता है अंध विश्वासी। इसके बाद बच्चों 11 नंबर पर शब्द समूह लिखा है जिसकी आशा ना की गई हो। जिसकी आशा ना की गई हो, उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। इसके बाद बच्चों 12 नंबर पर शब्द समूह दिया हुआ है जिसका कोई शत्रु ना हो। जिसका कोई शत्रु ना हो, उसे बोलते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु। अगला है जिसका वर्णन ना किया जा सके। 13 नंबर पर बच्चों शब्द समूह क्या लिखा हुआ है मैंने? जिसका वर्णन ना किया जा सके, उसे बोलते अवर्णनीय। अवर्णनीय। इसके बाद बच्चों दिया है
जिसका कोई अंत ना हो, इस शब्द समूह के लिए शब्द प्रयोग करते हैं अनंत। क्या प्रयोग करते हैं? अनंत। इसके बाद बच्चों दिया है जिसका इलाज ना हो सके। शब्द समूह क्या है? जिसका इलाज ना हो सके उसे बोलते हैं असाध्य। असाध्य। फिर बच्चों 16 नंबर पे लिखा हुआ है शब्द समूह जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे बोलते हैं अनुपम। क्या बोलते हैं बच्चों? अनुपम। इसके बाद जिस पर मुकदमा चल रहा हो। 17 नंबर जो है शब्द समूह है जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे बोलते हैं अभियुक्त। अभियुक्त। अगला है 18 नंबर जो विधि या कानून के विरुद्ध हो। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे बोलते हैं अवैध। अवैध। इसके बाद लिखा हुआ है 19 नंबर शब्द समूह जिसे करना आवश्यक हो। तो इसका होगा बच्चों अनिवार्य। क्या होगा? अनिवार्य। अगला शब्द समूह है कम बोलने वाला। कम बोलने वाला शब्द समूह के लिए शब्द क्या प्रयोग करते हैं? अल्पभाषी। क्या लिखते हैं? अल्पभाषी। एक बार पुनः देख लें। जो जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजेय। जो कम ज्ञान रखता हो उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। जो दिखाई न दे उसे कहते हैं अदृश्य। जो समय व्यतीत हो चुका हो वो कहलाता है अतीत। जो दिखाई न दे अदृश्य। जो समय व्यतीत हो चुका हो उसे बोलते हैं अतीत। जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? अखाद्य। जो कुछ नहीं जानता हो उसे बोलते हैं अज्ञ। जिसका मूल्य ना आंका जा सके उसे बोलते हैं अमूल्य। जिसका कभी जन्म ना हो उसे बोलते हैं अजन्मा। जिसे कहा ना जा सके उसे बोलते हैं अकथनीय। बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करने वाला कहलाता है अंधविश्वासी। जिसकी आशा ना की गई हो वो कहलाता है अप्रत्याशित। जिसका कोई शत्रु ना हो अजातशत्रु। जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय। जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? अनंत। जिसका इलाज ना हो सके उसे बोलते हैं असाध्य। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे बोलते हैं अनुपम। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे बोलते हैं अभियुक्त। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे बोलते हैं अवैध। जिसे करना आवश्यक हो उसे क्या कहते हैं? अनिवार्य। कम बोलने वाला क्या कहलाता है? अल्पभाषी। बच्चों आगे जो अनेकार्थी शब्द हैं ये शब्द समूह है वो इस प्रकार हैं। आशा से अधिक। आशा से अधिक कहलाता है आशातीत। क्या कहलाता है? आशातीत। इसके बाद बच्चों 22 नंबर शब्द समूह लिखा हुआ है जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो। क्या लिखा हुआ है? जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो उसे बोलते हैं आस्तिक। क्या बोलते हैं? आस्तिक। इसके बाद बच्चों 23 नंबर शब्द समूह है जिसकी कल्पना ना की जा सके। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे बोलते हैं अकल्पनीय। अकल्पनीय। इसके बाद बच्चों 24 नंबर पर आते हैं। 24 नंबर पर शब्द समूह है जो ठीक से कर्तव्य पालन ना कर सके। जो ठीक से कर्तव्य पालन ना कर सके उसे बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़। बच्चों आ रहा है समझ में? जो ठीक से कर्तव्य पालन ना कर सके उसे बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। इसके बाद बच्चों अगला है जो किए हुए उपकार को माने। जो
अगला है बच्चों आकाश को चूमने वाला। आकाश को चूमने वाले को बोलते हैं गगनचुंबी। गगनचुंबी। फिर बच्चों अगला है जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिज्ञासु। जिज्ञासु। और जानने की इच्छा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जिज्ञासा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है और जानने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासा होती है। इंद्रियों को जीतने वाला अगला कौन सा है? इंद्रियों को जीतने वाला, इसे बोलते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय। फिर है बच्चों जीने की इच्छा। जीने की इच्छा कहलाती है जिजीविषा। क्या कहलाती है? जीविषा। जिजीविषा। फिर बच्चों 31 नंबर है, 31 का है जंगल की आग। जंगल में आग जो लगती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दावानल। दावानल या इसे दावाग्नि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दावाग्नि। इसके बाद बच्चों दिया है ईश्वर पर जिसका विश्वास न हो। देखो बच्चों यहाँ पर लिखा था जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो आस्तिक, और यहाँ क्या लिखा है? ईश्वर पर जिसका विश्वास ना हो उसे बोलते हैं नास्तिक। नास्तिक। ओके बच्चों। फिर है जिसका आकार ना हो। जिसका आकार ना हो उसे बोलते हैं निराकार। निराकार। अगला है जो आंखों के सामने हो। जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रत्यक्ष। क्या है? प्रत्यक्ष। फिर जो आंखों के सामने ना हो, क्या लिखा हुआ है? जो आंखों के सामने ना हो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष या इसे बच्चों परोक्ष भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष या परोक्ष। फिर है दोपहर के पूर्व का समय। दोपहर के पूर्व का समय कहलाता है अपराह्न। अपराह्न। अगला है बच्चों जिसके आर पार देखा जा सके। क्या दिया है शब्द समूह? जिसके आर पार देखा जा सके उसे बोलते हैं पारदर्शी। पारदर्शी। फिर बच्चों बहुत कुछ जानने वाला। बहुत कुछ जानने वाला कहलाता है बहुज्ञ। क्या कहलाता है? बहुज्ञ। बहुत कुछ जानने वाला कहलाता है बहुज्ञ। फिर लिखा हुआ है सब कुछ जानने वाला। तो सब कुछ जानने वाला कहलाता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। फिर बच्चों 40 संख्या लिखी हुई है। 40 नंबर जो शब्द समूह है वो है 10 वर्षों का समय। जानते हो बच्चों 10 वर्षों का समय कहलाता है दशक। क्या कहलाता है? दशक। बच्चों एक बार पुनः देख लीजिए। आशा से अधिक क्या कहलाता है? आशा की। जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो। इस सब समूह के लिए एक शब्द क्या है? आस्तिक। फिर है जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे बोलते हैं अकल्पनीय। क्या बोलते हैं बच्चों? जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे बोलते हैं अकल्पनीय। फिर जो ठीक से कर्तव्य पालन ना कर सके। जो ठीक से कर्तव्य पालन ना कर सके उसे बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़। फिर है जो किए हुए उपकार को माने। जो किए हुए उपकार को माने उसे बोलते हैं कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को न माने उसे बोलते हैं कृतज्ञ। आकाश को छूने वाला। आकाश को छूने वाला क्या कहलाता है? गगनचुंबी। फिर है जानने की इच्छा रखने वाला। जानने
उसको क्या कहते हैं? नास्तिक। फिर जिसका आकार ना हो, जिसका आकार ना हो उसे बोला जाता है निराकार। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने ना हो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष, या इसे परोक्ष भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? परोक्ष। फिर इसके बाद बच्चों दोपहर से पूर्व का समय, दोपहर से पूर्व का समय कहलाता है अपराह्न। जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसे बोलते हैं बच्चों पारदर्शी। फिर है बहुत कुछ जानने वाला, बहुत कुछ जानने वाला कहलाता है बहुज्ञ। फिर है सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला कहलाता है सर्वज्ञ। 10 वर्षों का समय, 40 संख्या क्या लिखी है? 10 वर्षों का समय, 10 वर्षों का समय कहलाता है बच्चों दशक। तो आज मैंने आपको 40 जो है वो शब्द युग्म कराए हैं। आपको यह जो है कार्य अपनी CW की कॉपी पे करना है। साथ ही बच्चों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको लर्न भी करना है। आज के लिए